नमस्कार जी सर जी। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते सर। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल सर। नमस्ते सर। नमस्कार, नमस्कार। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ओम सर जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पढ़ाई चल रही है? सर मुस्कुराते रहिए, अच्छे लगते हो आप। नमस्कार सर। नमस्कार। मुस्कुराहट जो है, कहा जाता है कि स्माइलिंग जो है वह बेस्ट मेडिसिन है ना? अगर आप अंतर्मन से मुस्कुराते हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ रहने का ये सबसे बड़ा मेडिसिन है, कुछ नहीं जाता, है ना? और शास्त्र क्या कहता है कि जो आपको चाहिए वह फील करिए कि मिल गया। जैसे खुशियों के लिए अगर आप काम करेंगे तो खुशियां मिले या न मिले यानी संदिग्ध रहेगी, लेकिन खुश होकर काम करेंगे तो खुशियां आपको जरूर मिलेगी। इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहिए, है ना? गाना है ना, हंसू हरदम खुशियां हो या गम। मुस्कुराते रहिए, सब चीज ठीक हो जाएगा। जीवन है, दुख आते रहते हैं, संघर्ष आता रहता है, घबराइए नहीं। जैसे अभी कोरोना का प्रकोप चल रहा है, यह चला जाएगा। आज मैं लास्ट में थोड़ा कोरोना पे भी प्रकाश डालूंगा, क्योंकि यह पूरे इंडिया को अभी तबाह कर रखा है। इससे बचने का अचूक नुस्खा बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा। आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछिए, 5 मिनट आपके पास समय है। लोग ज्वाइन कर रहे हैं। आज भी हमने खुला आमंत्रण लोगों को दे दिया, ग्रुप को। बहुत सारे लोग ज्वाइन करेंगे। सर इसमें स्टडी मटेरियल नहीं देते हैं क्या? हाँ, देंगे हम। स्टडी मटेरियल के रूप में क्या होगा कि जैसे 4-5 किताबें हमने मंगा रखी है सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो मार्केट में अवेलेबल है। समय के अभाव में बहुत तेजी में मैं अध्ययन नहीं कर पाया, तो एक बुक आपके लिए सिलेक्ट करूंगा जो बिल्कुल सिलेबस के अनुसार रहेगा, जिससे कि आपको कोई नोट तैयार करने की आवश्यकता विशेष नहीं पड़े। रिकॉर्डिंग में जो आपको किताब से अधिक बातें मिले या समझाने के दरमियान जो मैंने एग्जाम्पल दिया वही आपको नोटबुक में नोट डाउन करना पड़े। अगर अलग से मटेरियल मुझे भेजना नहीं पड़े और आपको भी पूरा कॉपी के कॉपी नहीं लिखना पड़े। 1-2 दिन में, कल नहीं तो परसों, मैं पूरा समय निकाल के सारा दिन उसी पे लगाऊंगा। 5-6 किताबें मंगा रखी है, एक किताब मैं आपको दे दूंगा। मार्केट से परचेज कर लीजिएगा, अवेलेबल है। 200-400 रुपए में किताब मिल जाते हैं। 250 से 350 रुपए के बीच के सारे किताबें हैं। तो फिर मटेरियल हमें भेजना नहीं पड़ेगा, और जब तक आपने नहीं परचेज किया है हम आपको मटेरियल सेंड कर देंगे। और अभी तक जो भी हमने पढ़ाया तो वह ABCD नहीं है, वो मैंने आपको ज्ञान दिया है एस्ट्रोलॉजी का, ठीक है ना? आज से शुरू हो जाएगा आपका ABCD, बिल्कुल आज A से शुरू होगा। और वेबिनार में जो हमने बोला या पीछे जो 2 क्लास हुआ उसमें जो आपको हमने पढ़ाया वो आपके ज्ञान वृद्धि के लिए था, वह भूमिका तैयार करने के लिए था, यानी जमीन को फर्टाइल करने के लिए था, ठीक है ना? जैसे बंजर जमीन पे आप बीज डाल देंगे तो बीज बेकार चला जाएगा, है ना? तो एक जो कुशल किसान होता है वह पहले जमीन को फर्टाइल करता है, पानी देकर, खाद देकर, या जो भी तरीका है फर्टाइल करने का। तो उसी प्रकार जो एक अच्छे शिक्षक होते हैं, गुरु होते हैं, टीचर होते हैं, तो वे पहले फर्टाइल बनाते हैं, है ना? जब जमीन उर्वरा हो जाती है तो बीज जैसे मर्जी डाल दिया जाए वह बहुत बढ़िया तैयार हो जाता है, विशाल पट वृक्ष बन जाता है, ठीक है ना? तो दैट वाज माय पर्पस वेबिनार का, या जो भी हमने क्लास लिया। दूसरा पर्पस था कि उस बहाने हमने आपको ग्रहों के कुछ रेमेडी बता दिए, सूर्य से लेकर राहु केतु तक, और ऐसे भी बहुत सारे कॉमन उपाय हमने आपको बता दिए। तो जो आपको अच्छा लगता है उसको जीवन में अपनाना शुरू कर दीजिए। यह मेरा मानना है और यह अनुभूत है पिछले 2011 से कि हमारे पास जो स्टूडेंट आते हैं, चाहे जिस रूप में आ जाए, ईश्वर ग्रह देवता प्रेरित करके जैसे भी मिला दे, उसमें 100 में 100% लोगों के जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन आता है।
पॉजिटिव परिवर्तन आता है। बहुत सारे लोगों को नौकरी मिल जाती, व्यापार चलने लग जाता, स्वास्थ्य अच्छा हो जाता, मैरिटल हैप्पीनेस मिलने लग जाती, यानी जीवन में कुछ ना कुछ सकारात्मक परिवर्तन जरूर आ जाता है, क्योंकि यह मेरी कोशिश रहती है और हर एक योग गुरु का यह कोशिश होता है कि भगवान ने जो ज्ञान दिया वह किसी न किसी रूप में आप तक हम पहुंचा दें। अब आप यहाँ एस्ट्रोलॉजी पढ़ने आए हैं तो मैं अध्यात्म की बातें तो कम करूंगा, जीवन को सुखमय बनाने की बातें कम करूंगा, यानी स्पेशली उसी पे फोकस नहीं करूंगा, लेकिन उसको भी इसमें कवर्ड करके इंक्लूड करके उसको भी मैं फोकस कर दूंगा, उस पर भी प्रकाश डालूंगा, है ना। क्योंकि आप सभी यहाँ एस्ट्रोलॉजी सीखने आए हैं, तो एस्ट्रोलॉजी को माध्यम बनाकर आपके जीवन को खुशियों से कैसे भरना है, ऑल राउंड प्रोस्पेरिटी में कैसे दे पाऊँ, ये प्रयास रहेगा, है ना। जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं उनको पता है कि कोई ना कोई बहाना लगा के मैं अच्छी बातें उनको बता देता हूँ। अलग से बताऊंगा तो आप में से ही कुछ स्टूडेंट विरोध कर देगा कि मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ने आया हूँ, आप क्या पढ़ाने लग गए, और मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपसे पैसा मैंने एस्ट्रोलॉजी के लिए लिया है, ओकल्ट साइंस के दूसरे पार्ट के लिए नहीं लिया है, ठीक है। कुछ पूछना है तो पूछिए, नहीं तो मैं फिर शुरू कर दूंगा 2-4 मिनट में, क्योंकि आज हमने फिर खुला निमंत्रण दे दिया है तो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, उनको भी नुकसान नहीं हो। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप। सर मुझे एक बात पूछनी थी, मैं दीप्ति बोल रही हूँ सर। पूछ लीजिए। आपने लास्ट क्लास में केतु के बारे में लिखवा रहे थे, तो लास्ट लाइन आपने बोली थी मंगल की तरह यह फल देता है। बिल्कुल बिल्कुल, केतु अग्नि, हाँ बिल्कुल, केतु अग्नि कारक प्लानेट माना जाता है, और शास्त्र कहता है कि शनि की तरह राहु काम करता है, यानी शनि के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो राहु के हैं, और मंगल के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वे केतु के हैं। जैसे मंगल एक्सीडेंट करा देता है, केतु भी एक्सीडेंट करा देगा। अगर मंगल कुंडली में 8th हाउस को प्रभावित कर रहा है तो एक्सीडेंट के योग बनेंगे, ऑपरेशन के योग बनेंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, आप में क्रोध की मात्रा बढ़ जाएगी। उसी प्रकार अगर केतु बैठा हुआ है 8th हाउस में तो सेम रिजल्ट होंगे। मंगल 1st हाउस में बैठ के जो फल देगा, 2nd हाउस में बैठ के जो फल देगा, अगर केतु वहां बैठ गया तो उस प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक्स जातक में पाए जाएंगे। यानी मंगल का गुण केतु से मिलता है, दोनों अग्नि कारक प्लानेट है। और शनि के जो गुण है वो राहु के मिलते हैं। शनि रोग दे देता है, राहु भी रोग देता है। शनि धीरे धीरे काम करता है, राहु भी धीरे धीरे काम करता है, लेकिन छाया ग्रह होने के कारण वह अचानक फल भी देता है जो मंगल या शनि नहीं देता, डिफरेंस भी होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि राहु शनि की तरह और मंगल केतु की तरह कार्य करता है, ठीक है। और कुछ पूछना है? चलिए अब मैं पढ़ाई शुरू कर देता हूं, ठीक है। नहीं पूछना है कुछ, आज बिल्कुल ए से पढ़िए, नोट डाउन करिए, एकदम सिलेबस के अनुसार ही चल रहे हैं। जो भी हमने पढ़ाया पिछले 2 क्लास में, तो सिलेबस हमने आप सभी को भेज रखा है। पहला टॉपिक था ज्योतिष का परिचय, तो ये हमने पहला टॉपिक था ज्योतिष परिचय, जो हमने वेबिनार में दे दिया। आप में से जो स्टूडेंट अटेंड किसी कारण से नहीं कर पाए होंगे, तो तीनों का तीनों वीडियो का रिकॉर्डिंग, ये क्लास का रिकॉर्डिंग हमने अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मनोज भारती पे डाल रखा है। आपको हमने व्हाट्सएप के माध्यम से भी भेज दिया है, उसको सुन लीजिएगा, बहुत काम का चीज़ है, पूरा जीवन काम आएगा। दूसरा टॉपिक था आपका 9 ग्रहों का परिचय, वह कारक तत्व, यह भी हमने बता दिया पिछले 2 क्लास में। 9 के 9 ग्रहों का पूरा परिचय दिया, जन्म से लेकर आगे तक की कहानी बताई, और ऐसे भी 24 क्लासेस में ग्रह की ही चर्चा चलेगी, आप और विशेष ज्ञान प्राप्त करेंगे हर क्लास में। तीसरा था ग्रहों का मंत्रिमंडल, यह भी टॉपिक हमने बता दिया कि सूर्य राजा है, चंद्रमा रानी है, मंगल सेनापति है, बुध राजकुमार है, बृहस्पति और शुक्र मंत्री हैं, गुरु हैं,
शनि सेवक है, राहु केतु द्वारपाल है। तो ग्रहों का मंत्रिमंडल भी मैंने लिख दिया था बोर्ड पे, आप सभी के पास होगा। छूट गया है तो पिछले रिकॉर्डिंग से उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ये सब किताब में एक साथ नहीं मिलेगा, ये सब जमीन को उर्वरा बनाने के लिए था और सिलेबस का भी पार्ट था। चौथा टॉपिक है ग्रहों का वर्ण। अब जैसे समाज में 4 प्रकार के वर्ण बांट दिया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो उसी प्रकार 9 के 9 ग्रहों को भी किसी न किसी वर्ण में डिवाइड किया गया है, राशि को भी किया गया है। तो ये नोट डाउन करिए, ये सब आपके जैसे बहुत बड़ा इमारत जो हम बनाते हैं, तो जितना स्ट्रॉन्ग नींव रहेगा उतनी सुंदर बिल्डिंग बनेगी, उतना सुदृढ़ टिकाऊ मकान बनेगा। तो ये सभी एक तरह से नींव के पत्थर हैं। एक एक ईंट को बहुत बढ़िया जगह पे प्लेस्ड करिए, यानी जो मैं बता देता हूँ याद करते चलिए। दिन का 24 घंटा में अगर एवरेज 1 घंटा भी आप निकाल लेंगे तो अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे। कंटिन्यूटी अच्छी होती है, बढ़िया होता है। और कंटिन्यूटी के लिए मैं एक तरीका आपको बताता हूँ कि वर्कशॉप में भी हमने आपको बताया था कि इसको वेदों का चक्षु कहा गया। मैं रिपीट करना नहीं चाहता, इसका इम्पोर्टेंस बार बार याद दिलाना आपके लिए ज़रूरी होता है, जिससे कि आप इस पथ पे 2 कदम आगे बढ़ के जीवन को खुशियों से भरें। जब शास्त्र वेदों का चक्षु कहता है और वेद हम पवित्रता के साथ पढ़ते हैं, रामायण, महाभारत, गीता, पुराण पवित्रता के साथ पढ़ते हैं और सभी शास्त्र में इसको श्रेष्ठ बताया गया, तो फिर इसको पवित्रता के साथ अध्ययन क्यों नहीं करें? पवित्रता के साथ अध्ययन करें। जो लाभ वेद पढ़ने से होता है, यानी 9 के 9 ग्रह की शुभता मिलने लग जाती है, ज्ञान आने लग जाता है, जीवन में प्रकाश आने लग जाता है, उससे अधिक लाभ आपके जीवन में ज्योतिष के पढ़ने मात्र से आ जाएगा। पवित्रता के साथ पढ़िए, जूठे हाथ से मत पढ़िए, जूठे मुंह से मत पढ़िए। बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं लग रही है तो सैंडल वगैरह खोल के पढ़िए पवित्रता के साथ। इस प्रकार इस भावना से पढ़िए कि आप ईश्वर की साधना में बैठे हैं, पूजा में बैठे हैं, ध्यान मेडिटेशन में बैठे हैं। जैसे आप रामायण, महाभारत, गीता पढ़ते हुए पवित्रता मेंटेन करते हैं, उसी प्रकार अगर यह मेंटेन करते हैं तो 1 घंटा 2 घंटा कैसे निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और जैसे ही यह फीलिंग आएगी कि यू आर डूइंग डिवाइन वर्क, यू आर इन्वॉल्व योर सेल्फ इन डिवाइन वर्क, तो ग्रह की शुभता आपको मिलने लग जाएगी। एक दिव्य एस्ट्रोलॉजर को किसी ग्रह की शुभता के लिए कोई विशेष रेमेडी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, तो कंटिन्यूटी रखिए। तो चौथा टॉपिक है आपका सिलेबस में देखिए ग्रहों का वर्ण है। चौथा टॉपिक
ये आप नोट डाउन करिए। सूर्य इंग्लिश टर्म भी याद कर लीजिएगा। ये सन है, ये मून है, मार्स है, मरकरी है, जुपिटर है, वीनस है, सैटर्न है, राहु है, केतु है। सूर्य क्षत्रिय वर्ण का है, चंद्रमा वैश्य वर्ण का, मंगल क्षत्रिय वर्ण का, बुध वैश्य वर्ण का, बृहस्पति ब्राह्मण वर्ण, शुक्र ब्राह्मण वर्ण, शनि शूद्र वर्ण, राहु केतु को शूद्र से भी नीचे मलेच्छ वर्ण में रखा गया है, यानी जो निकृष्टतम काम में लगे हुए हैं समाज में, जैसे सफाई कर्मचारी वगैरह हैं, तो वे राहु केतु हैं। जो संसार में समाज में सबसे निकृष्ट काम जिसको समाज कहता है, वे जो करने वाले हैं वे राहु केतु हैं। वर्ण का क्या इंपॉर्टेंस होगा आगे चल के, ये सारे प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में आपको काम आएंगे। इसी के आधार पर कुंडली देखकर आप प्रेडिक्शन कर पाएंगे किसी भी एप्लीकेंट के बारे में या किसी के भी बारे में, इवन समाज के बारे में, राष्ट्र के बारे में, ये सब में भी आपको सहायता देगा। तो हर एक पॉइंट को आप नींव का पत्थर समझिए, नींव की ईंट समझिए। अब जैसे समाज में 4 वर्ण में बांट दिया गया समाज को, तो आप देखते हैं कि जो क्षत्रिय वर्ण के लोग होते हैं तो उनमें क्षत्रियोचित गुण पाए जाते, यानी लीडरशिप क्वालिटी होगी, डोमिनेट करने की भावना होगी, उग्र होंगे, एग्रेसिव होंगे, क्रोध भी उनको जल्दी आता होगा, बढ़ चढ़ के हर कार्य में हिस्सा लेते होंगे, उनके अंदर एनर्जी की मात्रा अधिक होगी। यानी एक तरह से जो भी क्षत्रिय वर्ण का ग्रह है, जैसे सूर्य है और मंगल है, तो सूर्य और मंगल प्रधान जो लोग होते हैं उनमें लीडरशिप क्वालिटी पाई जाती, चैलेंजिंग होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, लेकिन उग्र होते हैं, क्रोध भी उनको आ जाता है, तो मरने मारने के लिए उतारू भी हो जाते हैं। सूर्य राजा है तो स्वाभिमानी होगा, शासन करने की इनमें क्षमता होगी, भावना होगी। तो जाति जानने से प्रेडिक्शन करने में आपको आसान होगा, तो इसीलिए जानना है वर्ण। चंद्रमा को वैश्य की कैटेगरी में रखा गया है। ये देखिए चंद्रमा वैश्य है, बुध भी वैश्य है। अब किसी की कुंडली में मंगल डोमिनेट कर रहा है, और आगे आप पढ़ेंगे कि मंगल को कोई पापी ग्रह प्रभावित भी कर रहा है, वह आपके पास जातक कुंडली लेकर आया कि मुझे व्यापार करना चाहिए या नौकरी करनी चाहिए, तो व्यापार के लिए तो उसको फट से मना करना पड़ेगा, और व्यापार करने के लिए वो बिल्कुल ही एग्री है, कोई ऑप्शन नहीं है जॉब करने का, तो पहले उसकी 5 मिनट तक काउंसलिंग करनी होती है ना। व्यापार में वाणी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। अग्नि में वाणी अगर आप निकाल रहे हैं तो कस्टमर आपके यहाँ दोबारा नहीं आएगा, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, है ना। तो कुंडली में अगर मरकरी रूल कर रहा है, व्यापार का कारक भी होता है। चंद्रमा भी अच्छी स्थिति में है, जातक व्यापार करना चाहता है, तो हम देर नहीं लगाते, फटाफट अलाउ करते कि जाओ बेटा व्यापार करो, ठीक है ना। तो जो वैश्य ग्रह से प्रभावित जातक होते हैं, यानी जिसकी कुंडली में चंद्रमा डोमिनेट करता है, तो चंद्रमा माँ का कारक है, जल है, तो इनमें यह गुण पाया जाता है। सहानुभूति की भावना होती है, यानी सिंपैथी इनमें ज़्यादा होता है, सहनशीलता ज़्यादा होती है, बढ़ चढ़कर लोगों का मदद करने वाले होते हैं, मधुर भाषी होते हैं, टॉलरेट करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। तो ये सब गुण व्यापार में सक्सेस होने के लिए जातक को चाहिए। अच्छी वाणी नहीं बोलेगा, मधुर वाणी नहीं बोलेगा, कर्कश बोलेगा, अग्नि निकालेगा, तो दिन भर में 100 क्लाइंट्स आ गए तो किसी न किसी से वो डेली झगड़ लेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार वर्ण जानना आपके लिए आवश्यक होता है। तो चंद्रमा का वर्ण वैश्य है, बुध का वर्ण वैश्य है, बृहस्पति और शुक्र ब्राह्मण वर्ण के हैं। कुंडली में एस्ट्रोलॉजर बनने के बहुत सारे योग होते हैं, सैकड़ों योग हैं, जिसमें एक योग है
यानी सैकड़ों योग में मैं एक योग बता रहा हूँ कि अगर कुंडली में जुपिटर या वीनस डोमिनेट कर रहा है तो ऐसा जातक टॉप क्लास का एस्ट्रोलॉजर बन सकता है, ओकल्ट साइंस के किसी भी फील्ड में पराकाष्ठा पे जा सकता है। जुपिटर से प्रभावित लोग जो एस्ट्रोलॉजर बनते हैं उनमें दिव्यता पाई जाती है, परोपकार की भावना होती है, गजब का ज्ञान होता है। इनके ज्ञान के कारण लोग खींचे आते हैं, इनके ज्ञान की चर्चा दूर दूर तक होती है। अपने ज्ञान के कारण ये समाज को प्रभावित करते, जातक को लाभ पहुंचाते, राष्ट्र को लाभ पहुंचाते, और ज्ञान के कारण ही इनके जीवन में धन का आगमन होता, मान सम्मान मिलता। ये जुपिटर प्रभावित लोग होते हैं। लेकिन जुपिटर प्रभावित लोग जो एस्ट्रोलॉजर बनते हैं उनको समाज ठगती भी खूब है, क्योंकि ये दिल के भोले भाले होते हैं, परोपकार की भावना होती है। आपसे लोग कुंडली दिखवा लेंगे, पैसे नहीं देंगे, आप मांग भी नहीं पाएंगे, मांगने की नेचर नहीं आपकी। तो ये सब सुधार करना पड़ेगा। अगर जुपिटर से प्रभावित होकर आप एस्ट्रोलॉजर बनते हैं तो अपने हिस्सा का तो आपको कम से कम चाहिए, क्योंकि आप गृहस्थ जीवन में हैं। गृहस्थी कैसे चलेगी? एनर्जी एक्सचेंज, आपने एनर्जी दे दिया तो उधर से एनर्जी आनी चाहिए। इसलिए बहुत सारे लोग फी के बदले एनर्जी एक्सचेंज लिखते हैं, ठीक है ना। गुरु होने के नाते निगेटिव पॉजिटिव दोनों बताना मेरा धर्म बनता है। अब आपका पात्र जैसा होगा आप वैसा एक्सेप्ट करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हम आपको बता देते लेकिन खुद भी असमर्थ होते अपने जीवन में उसको अपनाने में, ठीक है ना। तो यह बृहस्पति प्रधान लोग टीचर भी बनते हैं, काउंसलिंग के क्षेत्र में होते हैं, जज भी बनते हैं, प्रशासनिक पदाधिकारी भी बनते हैं, प्रोफेसर भी बनते हैं, टॉप क्लास के एस्ट्रोलॉजर भी बनते हैं। एक ग्रह को बहुत सारे दायित्व दिए गए, एक दायित्व दिया जाता तो एस्ट्रोलॉजी बहुत छोटा हो जाता। संसार में जितने प्रकार के काम हैं, कम से कम हजारों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम होंगे संसार में। कोई सेल्समैन का काम करता है, कोई प्रोफेसर है, कोई एस्ट्रोलॉजर है, कोई कर्म कांड करते हैं, है ना। हर प्रकार, कोई व्यापार करते हैं, व्यापार में भी 1000 प्रोडक्ट हैं उसके व्यापार करते हैं। तो ये सारे जितने काम हैं संसार में उस सभी को 9 पार्ट में ही बांटा गया, 9 कैटेगरी में ही बांटा गया, और हर काम हर दायित्व एक ग्रह के क्षेत्र में आता है, जो आप धीरे धीरे आगे चल के सीखेंगे, पढ़ेंगे, सब चीज़ जानेंगे, ठीक है। तो शुक्र अगर डोमिनेट कर रहा है तो इस कलयुग में तो सबसे ज़्यादा सुखी लोग हैं जिनकी कुंडली में शुक्र पावरफुल। उनसे मज़ा का जीवन कोई दूसरा नहीं जीता, क्योंकि संसार में जितने लग्जरियस चीज़ हैं, वैभव हैं, अच्छा मकान, लग्जरियस गाड़ी, पहनावा, खान पान, हर प्रकार का सुख वैभव, ये सब शुक्र के पास है। और शुक्र गुरु है, ज्ञानी है, तो ऐसे लोग ओकल्ट साइंस में भी आ जाते। लेकिन ये रोमांटिक एस्ट्रोलॉजर बनते। गुरु वाले जो होते हैं वे ज्ञानी एस्ट्रोलॉजर होते। शुक्र से प्रभावित लोग जो एस्ट्रोलॉजर बनते, ओकल्ट साइंस में आते, तो वे रोमांटिक होते। जैसे आप टीवी पे देखते होंगे बहुत सारी महिलाएं जो अपना क्या कहते हैं कार्यक्रम देने आती हैं, तो उनके पहनावा से ही पता चल जाता है हम लोगों को, आपको भी पता चल जाएगा धीरे धीरे कि यह शुक्र से प्रभावित होकर एस्ट्रोलॉजर बनी है, टैरो कार्ड रीडर बनी है, रेकी हीलर बनी है, या बृहस्पति से प्रभावित हैं, मरकरी से प्रभावित हैं, या राहु ने इसको इस फील्ड में लेकर आया है। राहु भी एस्ट्रोलॉजर ग्रह है, शनि भी एस्ट्रोलॉजर ग्रह है, जुपिटर भी एस्ट्रोलॉजर ग्रह है, शुक्र भी एस्ट्रोलॉजर ग्रह है, मरकरी भी एस्ट्रोलॉजर ग्रह है। जिस ग्रह से प्रभावित होकर जातक ओकल्ट साइंस में आता है उस ग्रह की छाप उसके जीवन में आपको मिलेगी। धीरे धीरे आप जान जाएंगे, देखकर ही आपको पता चल जाएगा कि इसको कौन सा ग्रह रूल कर रहा है। 5 मिनट आप उससे बात करेंगे, चाल से भी, आवाज़ से भी। फ़ोन पे अगर कोई 1 मिनट आपसे बात कर लिया था, आपको पता चल जाएगा कि इसके कुंडली में ग्रहों का क्या स्थिति है, किस लेवल की कुंडली हो सकती है। और आज मैं एक चीज़ सिखा देता हूँ आपको, जैसे आप में से बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि बहुत डिफ़िकल्ट है, 1 मिनट में मैं इसको बहुत आसान और सॉल्व कर देता हूँ। आप अपने किसी मित्र से फ़ोन पे बात करिए या करते हैं, कोई अफसर रैंक का आदमी है, कोई सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, उससे आप बात करते हैं या करेंगे,
और आपके घर की मेड आपको फ़ोन करती है, सर्वेंट फ़ोन करता है, छोटे पद पे काम करने वाले फ़ोन करते हैं, तो बात में, वाणी में जो ओज होता है उससे आपको पता चल जाता है कि इसका लेवल क्या है। तो आप उस रूप में देखते हैं और हम लोगों को ग्रह का रेंज पता चल जाता है। कोई फ़ोन करता है तो पता चल जाता है कि किस लेवल के ग्रह वाले लोगों ने मुझे फ़ोन किया। कोई टॉप क्लास का लोग फ़ोन कर रहा है, फुहर क्वालिटी का लोग फ़ोन कर रहा है। बहुत सारे लोग हम लोगों को फ़ोन करते हैं कि एस्ट्रोलॉजी सीखना है, तो 90% पता चल जाता है कि नहीं सीख पाएगा या सीख पाएगा। आपको भी पता चल जाएगा, बड़ी आसान है। जो भी बता रहा हूँ सब सही है और धीरे धीरे आप भी जान जाएंगे। और जो मैंने एग्जाम्पल दिया अभी आपको पता चल गया होगा कि एक लेबर जब बात करता है तो उसके बात में क्या ओज होती है, वाणी किस प्रकार की निकलती है, और एक अफसर कैटेगरी का आदमी फ़ोन करता है तो उसकी वाणी किस प्रकार निकलती है, कैसे बोलता है, वाणी जो आप तक आती है वो कैसे प्रभावित करता है ना। उसमें रेज रहेगा, ओज रहेगा, इम्प्रेसिव रहेगा तो आपको प्रभावित करेगा। तो आज से थोड़ा ध्यान देना शुरू करिए। इवन ऑफिस में लोग गेट से चलकर आता है हम लोगों तक, तो उसमें 50% चीज़ पता चल जाता है। जब चेयर पे बैठता है, बैठने के तरीके से, और जो पहला वाक बोलता है या 1 मिनट बाद बोलता है, उससे पता चल जाता है कि इसके कुंडली में ग्रहों का क्या रेज है। उसकी भावना का पता चल जाता है, मकसद का पता चल जाता है। लेकिन 90% नॉट 100%, 100% भगवान को पता चलेगा। ठीक है। शनि शूद्र है। अब समाज में जो शूद्र होते हैं सेवा का काम करते हैं, सेवा के काम में लगे हुए हैं, बहुत महान कार्य करते हैं, दया के पात्र हैं, और हमसे उनका भला हो इसके वे हकदार हैं, पूरा पूरा हकदार। और आज के कोरोना काल में तो 100% हैं, 100% हैं। भगवान ने अगर आपको सामर्थ्य दी है तो जितनी ज़्यादा सेवा आपसे बन पड़े आप करिए, बहुत लाभ मिलेगा। यानी उचित समय पे जो उचित काम किया जाता है उसका रिवार्ड ज़्यादा होता है समाज में भी और ईश्वर के दरबार में भी। वह भी ईश्वर की संतान है, हम भी हैं, आप भी हैं, सभी हैं। तो ईश्वर की अनुकंपा से अगर काम धंधा आपका सही चल रहा है, ईश्वर ने सामर्थ्य दिया है, तो समाज में जिनके घर में दोनों वक्त चूल्हा नहीं जलता है उसकी मदद करिए, बहुत लाभ मिलेगा, बहुत लाभ मिलेगा। इतना पुण्य बल बढ़ जाएगा कि पूरे जीवन में खर्च नहीं होगा, जन्म जन्मांतर सफल होगा। ठीक है। जो भी निडी व्यक्ति हैं जो सहायता बन पड़े करिए, बहुत लाभ मिलेगा। तो शनि प्रधान लोग सेवा के फील्ड में देखे जाते हैं तो नौकरी का कारक भी शनि होता है। शनि की कृपा के बगैर आपकी नौकरी अच्छी नहीं चल सकती है। अगर नौकरी अच्छी चलानी है तो शनि को खुश कर लीजिए, नौकरी अच्छी चलने लग जाएगी। बार बार नौकरी चेंज करना पड़ रहा है, जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, ग्रोथ नहीं मिल रहा है, या आप बेरोजगार बैठे हैं, नौकरी से रिलेटेड जिस प्रकार की भी समस्याएं हैं, या जॉब कर रहे हैं, फटाफट प्रमोशन चाहिए, अच्छी नौकरी चाहिए, मान सम्मान चाहिए, ये सब आपको शनि दिलाता है। नौकरी का कारक शनि है, खासकर प्राइवेट नौकरी का। अगर आप सरकारी जॉब में हैं तो फिर सूर्य कारक बन जाता है, सरकार का कारक सूर्य होता है, तो सूर्य और शनि दोनों का रोल हो जाता है। राहु और केतु को मलेच्छ कहा गया है, यानी जो भी सेवाभावी लोग हैं उससे भी निचले स्तर के काम में लगे हुए हैं, ये राहु केतु हैं। तो आप नोट डाउन करिए, मैं 1 मिनट के लिए हट जाता हूं, फिर आपको दूसरा टॉपिक पढ़ाता हूं।
अगला टॉपिक आपके सिलेबस में है ग्रहों का लिंग। ये ग्रहों का वर्ण हो गया, अब ग्रहों के लिंग। ठीक है, पढ़िए। लिंग जानने का भी प्रेडिक्शन में आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। इससे एक्यूरेट प्रेडिक्शन करने में आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। जो पुरुष ग्रह हैं उनमें पुरुष वाले गुण पाए जाते, जो स्त्री ग्रह हैं उनमें स्त्री वाले गुण पाए जाते। अब अभी अभी हमने बताया था कि स्त्रियोचित गुण क्या होता है। जो हमारी माँ में गुण है, बहन में गुण है, समाज की नारी में गुण है, क्या है, सहनशील होते हैं। एडजस्टमेंट की उनमें क्षमता होती है, जिसके कारण वे पूरे परिवार को जोड़ कर लेके चलते हैं। आप पे थोड़ी सी बातें अगर बन पड़ती है तो आप उग्र हो जाते हैं, डांट देते, पिटाई भी कर देते। महिलाएं सहनशील होती है। बहुत सारे लोग अपनी बहन को भी डांट देता, माँ को भी डांट देता, पत्नी को डांट देता है ना। हो सकता है यह उचित ही हो उस समय, लेकिन महिलाएं ऐसा नहीं करती जनरली नॉट 100%। देश काल पात्र के अनुसार हर चीज परिवर्तित हो गया है। समय के अनुसार बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है। इसकी रचना तो शास्त्र सतयुग में ही हो गया था। ये तो ब्रह्मा की वाणी है। एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, यानी ब्रह्मा के मुखारविंद से, यानी ब्रह्मा से पराशर जी ने सीखा था और पराशर जी ने फिर जनता को दिया। कहानी बनी, घटनाएं घटी। तो ये उस समय निर्माण हुआ था। आज समय बदल गया है, तो समय के अनुसार उसमें आप कुछ परिवर्तन कर लेंगे, जो मुझे बताना धर्म बनता है। जल को जिस पात्र में रखा जाता है वह उसी पात्र का रूप ग्रहण कर लेता। कटोरे में रखेंगे तो जल कटोरे का आकार ग्रहण कर लेगा, ग्लास में रखेंगे तो वह ग्लास का आकार ग्रहण कर लेगा, है ना। महिलाएं, आज वो हमारी बेटी होती है, शादी करने के बाद किसी और घर में चली जाती है, तो उस परिवार में वह अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। एडजस्टमेंट की उसमें क्षमता होती है। पुरुष प्रधान वाले जो होते हैं, एडजस्टमेंट थोड़ा डिफिकल्ट होता है उनके लिए। तो पुरुष प्रधान कुंडली है तो पुरुष वाले गुण पाए जाएंगे। स्त्री प्रधान कुंडली है तो स्त्री वाले गुण अधिक पाए जाएंगे। महिलाएं भावुक होती हैं,
जिसके कारण लोग उनको इमोशनल ब्लैकमेल जल्दी कर लेते। यानी जो मैं डिमेरिट बताता हूँ, तो जो भी महिलाएं बैठी हैं उसको इम्प्रूव करेंगी, है ना। गुरु क्या करता है कि आपको आईना दिखा देता है, दृश्य दिखा देता है, समाज में जो घटित हो रहा है उसका जीता जाता जागता रूप प्रकट कर देता है। आपको उससे सीखना चाहिए। वेयर यू आर वीक, जहां पता चलता है उसको मजबूत कर दीजिए। जो भी अच्छी चीजें हमसे सीखने को मिली उसको उतारिए जीवन में। एक एक गुण को अगर आप उतार लेते हैं तो एक दिन आप गुणवान हो जाएंगे। अपने आप को अपग्रेड करिए। किसी भी योग गुरु के शरण में जाने के बाद अगर आपको अच्छी बातें या जीवन को अपग्रेड करने की कला सीखने को नहीं मिलती तो समथिंग इज रॉन्ग समवेयर, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो भलाई की कामना से भी बहुत सारी बातें बोलनी पड़ती हैं, और मैंने बताया अभी कि अलग से वह टॉपिक लेकर मैं आपको नहीं सिखाऊंगा, लेकिन उस प्रकार का टॉपिक उससे रिलेटेड अगर आ गया तो सबका जीता जागता एग्जाम्पल प्रस्तुत करने लग जाऊंगा, जिससे कि ऑल राउंड प्रोस्पिरिटी आपको मिले। और यही ग्रह देवता का उद्देश्य है जिसके कारण उन्होंने आपको यहाँ भेजा है। सच्ची मानिए। और ये लिंग का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस वहाँ हो जाता है, जैसे 5th हाउस हमारे संतान का होता है कुंडली में। तो किसी जातक के कितने बेटे होंगे, कितनी पुत्रियां होंगी, बेटा उसके किस्मत में है या नहीं है, पुत्रियां किस्मत में है या नहीं है, ये लाभ देगा आपको उस समय। जैसे पुरुष ग्रह डोमिनेट कर रहा है 5th हाउस को तो बेटा होगा, फीमेल ग्रह डोमिनेट कर रहा है तो बेटियां होंगी। एस्ट्रोलॉजर बनने के बाद हम लोग यह प्रेडिक्ट नहीं करते। कोई आता है पूछने कि बेटा होगा कि बेटी होगी तो उसकी काउंसलिंग करते हैं। जैसा वह होता है, जैसा भाषा का प्रयोग करने का परिस्थिति अलाउ करता है उस समय करते हैं। बताना होता है कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, जो है वह भगवान का आशीर्वाद है। माता पिता कहलाने का भगवान ने सौभाग्य दे दिया। दैट इज द ग्रेट अचीवमेंट फॉर यू। और बिल्कुल जानने की कोशिश मत करिए कि बेटा होगा कि बेटी होगी। और बताना धर्म संगत भी नहीं है, कभी मत बताइएगा, लेकिन मैं आपको सिखा दूंगा। कुंडली देखकर आप जान सकते हैं कि इसको बेटा होगा या बेटी होगी, कितने बेटे होंगे, कितनी बेटियां होंगी, सब जान जाएंगे, लेकिन आपको बताना नहीं है, ठीक है। तो वहाँ ये आपको काम आएगा। तो सूर्य पुरुष ग्रह है, चंद्रमा स्त्री है, यानी चंद्रमा अगर डोमिनेट कर रहा है 5th हाउस को तो बेटियां होंगी। सूर्य या मंगल कर रहा है तो बेटा होगा। बुध कर रहा है तो बुध को नपुंसक ग्रह कहा गया है, लेकिन यह मेल संतान देता है, मेल नपुंसक है। नपुंसक में भी मेल नपुंसक, फीमेल नपुंसक, तो ये मेल नपुंसक है। बृहस्पति पुरुष ग्रह है, शुक्र स्त्री ग्रह है, शनि नपुंसक ग्रह है, लेकिन ये फीमेल नपुंसक है। राहु केतु स्त्री ग्रह होने का फल देते हैं। नोट डाउन करिए, मैं 1 मिनट के लिए हट जाता हूं।
छठा टॉपिक आपके सिलेबस में है शुभ और अशुभ ग्रह। 9 ग्रह हैं, इनको 2 कैटेगरी में बांटा गया, कुछ शुभ ग्रह हैं, कुछ अशुभ ग्रह हैं। मैं नोट डाउन करता हूं, पहले लिखिए, फिर मैं सबको एक्सप्लेन करता हूं। शुभ ग्रह में नंबर 1 पे जुपिटर है, बृहस्पति, फिर वीनस है। इसको 100% बेनिफिक प्लानेट बोलते हैं, इसको 80% बोलते हैं। मरकरी, ये शुभ और अशुभ दोनों ग्रह का काम करता है, मैं अभी बताऊंगा। चंद्रमा भी शुभ और अशुभ दोनों ग्रह का काम करता है। शनि पापी ग्रह है, मंगल पापी ग्रह है, राहु और केतु पापी ग्रह हैं। सूर्य को क्रूर ग्रह कहा गया है। सूर्य पिता का कारक है, राजा का कारक है। हमारे घर में जो हमारे पिताजी हैं सूर्य हैं। देश का जो राजा है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, एमएलए एमपी है, ब्यूरोक्रेट है, वो सब सूर्य है। इन सभी को क्रूर की संज्ञा दी गई है। क्रूर का मतलब होता है, जैसे हमारे परिवार में हमारे पिताजी को घर की व्यवस्था सुचारू चले, सही ढंग से चले, व्यवस्थित रहे, इसके लिए उनको कभी कभी कठोर निर्णय लेना पड़ता है। हम भी अपने बच्चे को कभी कभी डांटते हैं, आवश्यकता पड़ने पे पिटाई भी करनी पड़ती है, हालांकि नहीं करना चाहिए, है ना। जितना मिनिमम दंड देकर काम चल जाए पिताजी को, उतना ही करना चाहिए। समय बदल गया है, देश काल परिस्थिति के अनुसार हर चीज़ बदल जाता है। फिर भी पिता होने के नाते पारिवारिक व्यवस्था ठीक से चले तो एक पिता को स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ता है, तो इसीलिए उनको क्रूर कहा गया। स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हैं तो थोड़ी परेशानी भी आती है परिवार में कुछ लोगों को, लेकिन उनकी भलाई के लिए डांटना पड़ता है, अच्छे रास्ते पर लाने के लिए मार्ग प्रदर्शन करना पड़ता है। उसी प्रकार देश का राजा है, जनता की भलाई के लिए देश की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे, उसे स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ता है, ठीक है। बहुत सारे रूल मैंडेट करने पड़ते हैं, तो इसीलिए उनको क्रूर कहा गया। वह पापी नहीं है और स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेता है, दंड भी देता है। राजा को फांसी की सज़ा भी देनी पड़ती थी। आज के डेट में वो सिस्टम बदल गया, या अभी भी दिया ही जाता है। पनिशमेंट देने के बहुत सारे रूल बने हुए हैं, इसीलिए उनको क्रूर कहा जाता है। और बेनिफिक प्लानेट जुपिटर है 100%,
यानी जिस भाव पे जुपिटर की दृष्टि पड़ जाती है उस भाव की शुभता में वृद्धि हो जाती है। जिस ग्रह को जुपिटर देख लेता या जिसके साथ बैठ जाता है उसकी शुभता में वृद्धि कर देता है। जुपिटर संत है, ज्ञानी है, गुरु है। जैसे आप जिसको बहुत ज़्यादा सम्मान करते वह भी गुरु है। यदि उसके साथ आप हैं तो अगर आप में कुछ डिमेरिट भी है तो वह उस समय तक रुका रहेगा जब तक वह सम्माननीय व्यक्ति आपके साथ है या उसकी दृष्टि आपके ऊपर है। जब वह व्यक्ति हट जाएगा तब आप में जो डिमेरिट है उसको आप अंजाम देंगे। तो जुपिटर 100% बेनिफिक प्लानेट है। केंद्र में अगर जुपिटर पावरफुल हो तो लाख दोष दूर हो जाता है, और अगर यह लग्न में पावरफुल हो तो कुंडली के 1.25 लाख दोष दूर हो जाते हैं। वीनस को 80% बेनिफिक प्लानेट माना जाता है। यह अगर केंद्र में पावरफुल है तो हर प्रकार के दुर्योग को यह भी न्यूट्रलाइज करने की क्षमता रखता है। मरकरी बुद्धि का कारक है। तो आगे आप नोट करिए, दूसरा में ये नंबर 1 हो गया, नंबर 2 इसी में नोट डाउन करिए। अगर कुंडली में बुध के साथ कोई पापी ग्रह बैठा है, यानी इन चारों में कोई शनि, मंगल, राहु, केतु, इन चारों में कोई बुध के साथ बैठा हुआ है, तो बुध शुभ ग्रह होते हुए भी पाप ग्रह होने का फल देगा। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से इसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। बुध हमारी बुद्धि है। जब आप किसी अच्छे व्यक्ति के संसर्ग में होते हैं, चाहे वह आपकी माँ हो, पिताजी हो, गुरु हो, कोई आपका अच्छा मित्र हो, या पड़ोस में कोई अच्छे लोग हों, अच्छों के सानिध्य में जब आप रहते हैं, अच्छे व्यक्ति के संसर्ग में रहते हैं, गुरु के सानिध्य में रहते हैं, एक आचरणवान या सभ्य धनी व्यक्तित्व के लोगों के सानिध्य में रहते हैं, तो आपकी बुद्धि सही डायरेक्शन में काम करती है, पॉजिटिव निर्णय लेती है, बुद्धि में पॉजिटिविटी रहती है, जिससे आपके व्यवहार पॉजिटिव होते हैं। और जैसे ही आप गलत व्यक्ति के संसर्ग में आ जाते हैं तो बुद्धि में मलिनता आने लग जाती है, रॉन्ग डिसीजन आपका बुद्धि लेने लग जाता है और वही व्यवहार में उतर जाता है। जैसा आप सोचते हैं, जैसे आपके विचार आते हैं, वैसे कर्म घटित होने लग जाते हैं। तो आप प्रैक्टिकल भी फील करेंगे कि अभी तक पास्ट लाइफ में जब भी आप अच्छे लोगों के सानिध्य में रहे होंगे, आपके जीवन में अच्छाइयाँ आई होंगी। बुरे व्यक्ति के संसर्ग में आए होंगे तो आप में बुराइयाँ आई होंगी, है ना। बुराइयाँ किसी भी रूप में, चाहे आप पहले ड्रिंक का सेवन नहीं करते थे, ऐसे मित्र आ गए या ऐसी परिस्थिति आ गई, ऐसा संसर्ग मिल गया, आप ड्रिंक करने लग गए, है ना। जो ड्रिंक करते हैं वो मेरा बुरा मत मानिएगा, हमें हर प्रकार का एग्जाम्पल देके दृष्टांत को क्लियर करना उद्देश्य होता है, ठीक है। किसी दोष का उजागर करना नहीं होता है। आगे जाति की भी चर्चा चलेगी, पार्टी की भी चर्चा चलेगी, नेताओं की भी चर्चा चलेगी, है ना। हम किसी भावना से प्रेरित होकर कुछ भी नहीं बोलते, क्योंकि भगवान ने यह दिव्य कार्य करने का हमें सौभाग्य दिया है, और हम लोगों के कार्य को तो वह सहस्त्र आंखों से देखते रहते हैं। तो किसी भावना से प्रेरित होकर हम लोग कुछ नहीं बोलते। आप चाहे कांग्रेस पार्टी के हों, आम आदमी पार्टी के हों, भारतीय जनता पार्टी के हों, हमें किसी पार्टी से कुछ नहीं लेना होता, न किसी जाति से लेना होता है। धर्म और जाति से ऊपर उठकर कार्य करना होता है ना। तो कोई भी एग्जाम्पल
सिर्फ दृष्टांत को क्लियर करने के लिए लिया जाता है, किसी के दोष को उजागर करने के लिए नहीं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल 24 क्लासेस, ध्यान रखिएगा। तो बुध पापी ग्रह के साथ पापी, शुभ ग्रह के साथ शुभ का फल देता है। उसी प्रकार तीसरे नंबर पर नोट डाउन करिए, चंद्रमा भी है। सेम रूल इज एप्लीकेबल। मैंने लिखा मून प्लस पापी, तो मून पापी का फल देगा। मून प्लस शुभ, तो शुभ चंद्रमा शुभ ग्रह होने का फल देगा। चंद्रमा हमारा मन है। सेम रूल इज एप्लीकेबल जो बुध वाला हुआ। अच्छे व्यक्ति के संसर्ग में आप आएंगे तो मन में अच्छाइयाँ आएंगी। वीर पुरुष के साथ रहेंगे तो मन में वीरोचित बातें आएंगी। कायर के साथ रहेंगे, बुजदिल के साथ आएंगे तो मन में कायरता आएगी। पापी के साथ रहेंगे तो मन में बुराइयां आएगी, पापमन इंक्लूड होगा। धनी व्यक्तित्व के लोगों के साथ रहेंगे तो आपकी पर्सनालिटी भी रिच बनने लग जाएगी, क्योंकि मन में उसी प्रकार के विचार आएंगे। जैसे विचार आएंगे वैसे कर्म घटित होता है। तो कुंडली में अगर चंद्रमा के साथ पापी ग्रह बैठा हुआ है तो वह चंद्रमा पापी ग्रह होने का फल देगा। अगर कुंडली में चंद्रमा के साथ शुभ ग्रह बैठा हुआ है तो वह शुभ ग्रह होने का फल देगा। वैसे चंद्रमा 15 दिन पक्षवली कहलाता है और 15 दिन पक्षहीन कहलाता है। शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि से, शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि से कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि तक चंद्रमा में प्रकाश का बल रहता है, तो वह शुभ फल देता है। अच्छा फल देने में वह सक्षम होता है। और 15 दिन जो कृष्ण पक्ष का होता है, या शुक्ल पक्ष में भी प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी को उसमें प्रकाश बहुत थोड़ा बढ़ता है, तो उसमें भी प्रकाश बल का अभाव होता है, तो अच्छा फल नहीं दे पाता। ठीक है, और ये पापी ग्रह हैं। सन को तो मैंने क्रूर ग्रह बताकर इसको डिफाइन कर दिया, तो इसको आप नोट डाउन करिए। मैं 1 मिनट के लिए हट जाता हूँ। सातवां टॉपिक आपका है ग्रहों की दिशाएं। हर टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छी तरह समझिए, याद करिए। टॉप क्लास का प्रेडिक्शन आपका हो जाएगा। ठीक है,
देखिए, दिशाएं 10 होती है, आकाश पाताल को नहीं लिया जाता। वास्तु में 16 पद होते, किसी घर को 16 पद में बांटकर हम लोग वास्तु करते। हर पद को संतुलित करने के वास्तु में भी रेमेडी होते हैं, उसी प्रकार एस्ट्रोलॉजी में भी रेमेडी होते हैं। वास्तु का रेमेडी वास्तु में, एस्ट्रोलॉजी का रेमेडी एस्ट्रोलॉजी में। तो ये कुंडली बन गई, इसमें 8 डायरेक्शन बन गए। ईस्ट है, ये पूरब दिशा है, इसका स्वामी हमने लिख दिया है सूर्य है। ये नॉर्थ ईस्ट है, इसको ईशान बोलते हैं, इसका स्वामी ग्रह बृहस्पति है। ये एन है, नॉर्थ है, नॉर्थ का उत्तर का स्वामी बुध है। NW इसको वायव्य कोण बोलते हैं, इसका स्वामी ग्रह चंद्रमा है। ये W है, पश्चिम बोलते, वेस्ट, स्वामी ग्रह शनि है। ये SW साउथ वेस्ट, ये नैऋत्य है, इसका स्वामी राहु केतु है। ये साउथ है, मंगल होता है दक्षिण का स्वामी। ये साउथ ईस्ट है, आग्नेय कोण इसको बोलते हैं, इसका स्वामी शुक्र होता है। डायरेक्शन जानने से, उसका स्वामी ग्रह जानने से बहुत ज़्यादा लाभ आपको मिलता है। आपका प्रेडिक्शन बहुत एक्यूरेट होता है। जैसे आपसे आकर कोई पूछता है कि हमारी शादी किस दिशा में होगी। मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो मेरी शादी बेंगलोर में होगी, पूना में होगी, महाराष्ट्र में होगी, पंजाब में होगा, यूपी में होगा। दिशा का जब ज्ञान है तभी आप एक्यूरेट प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि आप दक्षिण दिशा की तरफ कोशिश करें, शादी जल्दी होगी। कोई आपसे पूछने आता है कि नौकरी के लिए मुझे बॉम्बे जाना चाहिए या कलकत्ता जाना चाहिए, दिशा का ज्ञान होना चाहिए। कोई पूछेगा मेरा भाग्योदय कहाँ है, देश में है, विदेश में है। यदि विदेश में है तो अरब कंट्री में है, मुस्लिम कंट्री में है, क्रिश्चियन कंट्री में है, अमेरिका इंग्लैंड में है, कनाडा में है, सऊदी अरबिया में है। तो इस समय आपको वर्णों का ज्ञान, दिशा का ज्ञान, ग्रहों का ज्ञान एक्यूरेट प्रेडिक्शन करने में बहुत मदद करेगा। इसीलिए मैंने कहा था कि बेसिक में शुरू का जो क्लास है, वह जो बहुत बड़ी इमारत बिल्डिंग बनने वाली है, उसका नींव है, ईंट है, और एक एक ईंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको समझ कर चलिए। जहाँ दिक्कत हो बार बार पूछिए। उस समय नहीं पूछ पाए, घर जाकर आप पढ़ते हैं, अगले क्लास में पूछ लीजिए, उससे अगले क्लास में पूछ लीजिए। जितना पूछना है पूछिए, बहुत अच्छी तरह समझ कर पढ़िए। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया, इसको आप नोट डाउन करिए। इसका इम्पोर्टेंस भी बता दिया। कुछ दिशा में कुछ ग्रह बली होते हैं, दिग्बली होते हैं, जो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। जैसे दक्षिण दिशा में मंगल और सूर्य दिग्बली होते हैं, एक्सप्लेन करके बताऊंगा। इसको आप नोट डाउन करिए।
क्लास के शुरू में मैंने चर्चा की थी कि आज पूरा संसार कोरोना से त्राही त्राही कर रहा है। बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए, काम धंधे बंद हो गए। तो कोरोना या इस प्रकार की किसी भी बीमारी से अपने आप को आप कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? जो रेमेडी रोग से रक्षा करेगा उसका सीधा सीधा रिलेशन है कि वह ग्रहों को बल प्रदान करेगा। रोग से भी आप बचेंगे और जीवन में खुशियां भी आने लग जाएगी। जो वैदिक उपाय है वह एक प्रकार के समस्या को समाप्त तो करता ही है, उससे जुड़े हुए बहुत प्रकार की समस्याओं को समाप्त कर देता। और डायरेक्टली जो इसका विपरीत है, यानी एक तरफ समस्या दूसरे तरफ अपॉर्चुनिटी, एक तरफ दुख दूसरे तरफ खुशियाँ, एक तरफ रोग दूसरे तरफ स्वास्थ्य, निगेटिव को समाप्त करेगा और जो भी पॉजिटिव तत्व है वह सभी को बढ़ाएगा। ठीक है, तो कोरोना के साथ साथ हर प्रकार के रोग से आप कैसे बचें, रोग से बचने के साथ साथ जीवन में पॉजिटिविटी कैसे आए, आपका ऑलराउंड प्रोस्पेरिटी आपको कैसे मिले, हर तरह से आपका विकास कैसे हो, एक छोटा सा प्रकाश डालते हैं 2 मिनट का 4 मिनट का। ठीक है, अब टॉपिक को यहाँ समाप्त करते दूसरे टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि इट इज़ ए बर्निंग टॉपिक और मुझे लगता है कि यह मेरा धर्म बनता है कि भगवान ने कुछ ज्ञान इस प्रकार का दिया है तो आपको दूं। ठीक है, देखिए एक छोटा सा उदाहरण है, इससे जुड़ा हुआ बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप बड़ी आसानी से अपना सकते हैं। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। यह आपको स्वस्थ रहने में भी मदद करेगा और जीवन में जो चाहते हैं, यानी आपकी नौकरी नहीं लग रही है उसमें भी मदद करेगा, रोग पीछा नहीं छोड़ रहा है उसमें मदद करेगा, कोरोना से प्रोटेक्ट करेगा, हर प्रकार की बीमारी से प्रोटेक्ट करेगा, ऑल अराउंड प्रोस्पेरिटी देगा। वह कैसे, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। संतुलित भोजन, बैलेंस डाइट करें। इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, समय बहुत कम है, आप सभी बुद्धिजीवी हैं, जानते हैं। बासी चीज़ मत खाइए, मार्केट का चीज़ कम से कम खाइए, घर का बना हुआ साफ़ सुथरा सुपाच्य भोजन करिए, फल ग्रीन वेजिटेबल को ज़्यादा जगह दीजिए, या जो भी आप सभी जानते हैं, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है।
संतुलित भोजन होना चाहिए। व्यायाम, उचित मात्रा में एक्सरसाइज करना चाहिए और हर एक्सरसाइज का संबंध किसी ग्रह से है। जैसे जो भी तत्व हम खाते हैं, हर तत्वों का संबंध किसी न किसी ग्रह से है, जो मैंने आपको बताया था वर्कशॉप में। और जो फास्ट फूड वगैरह है, जो बासी चीज़ें हैं, वह शनि राहु केतु है, निगेटिव राहु है वह। जितना ज़्यादा आप फास्ट फूड खाएंगे, निगेटिव राहु उतना पावरफुल होगा, संघर्ष उतना बढ़ेगा, रोग उतने आएंगे। यानी संसार में जितने तत्व हैं जिसको हम खाते हैं किसी भी रूप में, 9 पार्ट में डिवाइडेड है, जिसका कोई ना कोई स्वामी है। उसी प्रकार जितने एक्सरसाइज हैं, अनुलोम विलोम कपालभाति का सीधा सीधा संबंध ग्रहों से है। अनुलोम विलोम कपालभाति जरूर करें, बड़ी आसान है। टीवी पे रामदेव बाबा खूब सिखाते हैं, या गूगल पे सर्च करेंगे तो बहुत सारे योगाचार्य ने अनुलोम विलोम कपालभाति खूब करके दिखाया है। गलत मत करिएगा, एक बार देख लीजिएगा। कोई भी एक्सरसाइज करिए। अगर आपके लोकेलिटी में कोरोना फैला हुआ नहीं है तब मॉर्निंग वॉक करिए, सूरज के रेज का सेवन करिए। ये महानतम रेमेडी है ग्रहों को संतुलित करने का, स्वस्थ रखने का, हर प्रकार की खुशियां पाने का। लेकिन आप जहां रहते हैं आसपास में कोरोना फैला हुआ है, तभी मॉर्निंग वॉक अवॉइड करिए, बाहर निकलना थोड़ा अवॉइड करिए। मोस्ट अर्जेंट है तभी निकलिए, नहीं तो हर गली मोहल्ले में कोरोना से लोग ग्रसित हैं। मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ, 30-40 परिवार, 750 लोगों का सोसाइटी है। MIG फ्लैट है, 750 फ्लैट हैं यहाँ। 30-40 परिवार पूरे अप्रैल महीने से ही प्रभावित है। 2-4-5 ठीक होता है, 2-4-5 नए आ जाते, 2-4-5 ठीक होता है, 2-4-5 नए आ जाते। तो ऐसी स्थिति जहाँ भी है वहाँ आप रह रहे हैं, तभी मॉर्निंग वॉक मत करिएगा, घर से बाहर मिनिमम निकलिएगा। व्यायाम जरूर करिए, इम्यूनिटी पावर भी बढ़ाएगा, ग्रहों के रेज की मात्रा को बढ़ाएगा, स्वस्थ भी रहेंगे, खुशियाँ भी आएगी। ये आराम है। आराम का अंग्रेजी तो रेस्ट है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ सो रहे हैं, आराम करें। उचित मात्रा में आराम करना है, जितना रिक्वायर्ड है। एक मेहनतकश इंसान को, एक पराक्रमी व्यक्ति को, जब तक सूर्य आकाश में चमक रहा है, सोने का परमिशन नहीं है, वह आराम कर सकता है। आराम करने का तरीका भी मैं बताऊंगा। यानी 2 मिनट में घंटा भर सोने का आप बेनिफिट ले सकते हैं। मैंने फील करिए कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा, सफ़ेद ऊर्जा आपके अंग प्रत्यंग पे पड़ रहा है। सर से शुरू करिए। जिस देवी देवता को मानते हैं, समझिए कि वही हर देवी देवता हाथ से रेज निकालता हुआ फोटो मिल जाएगा आपको। तो यह फील करिए कि उनके दोनों हाथ से रेज, ब्रह्मांडीय ऊर्जा निकल रही है, आपके अंग प्रत्यंग को प्रकाशित कर रही है, अंग प्रत्यंग को पुष्ट कर रही है। शरीर के अंग प्रत्यंग स्वस्थ हो रहे हैं, ऊर्जावान हो रहा है। और यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, मैंने बताया है आपको, जैसे 9 ग्रह देवता ब्रह्मांडीय जगत में है, हमारे शरीर में भी हैं, तो 9 के 9 ग्रह देवता सुफलदायी हो रहे हैं। ये फील करिए। मेडिटेशन भी इसी कैटेगरी में आता है। 24 घंटा में 12 मिनट अगर एक गृहस्थ मेडिटेशन कर ले, ध्यान कर ले, तो 9 के 9 ग्रह की शुभता मिलने लग जाती है। पॉजिटिव फीलिंग के साथ मेडिटेशन करिए, यह सोचते हुए कि आपके मंत्र जाप को साक्षात आपके इष्ट, जिस देवी देवता का आप ध्यान कर रहे हैं, वे ग्रहण कर रहे हैं, आपके सामने बैठे हैं, या प्रतिमा में वे विराजमान हैं, हार्ट चक्रा में भी देख सकते हैं। और इसको फील करिए। विजुअलाइजेशन जरूरी होता है। जिस प्राप्ति के लिए आप ध्यान कर रहे हैं, यह फील करें कि वह प्राप्त हो चुका है। आप IAS बनना चाहते हैं,
यह फील करें कि आप बन चुके हैं। संसार के श्रेष्ठ एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं तो आप फील करें कि आप अपने इष्ट की कृपा से बन चुके हैं। बस समय का इंतजार है, वह प्रभु के दरबार से चल चुका है, आपके पास पहुंचने वाला है, मार्ग में है। जो चाहिए जीवन में उसको विजुअलाइज करिए, गजब का लाभ मिलेगा। यानी ध्यान, मेडिटेशन, पूजा पाठ में श्रद्धा की प्रधानता होती है। जो जातक जो एप्लीकेंट जितना श्रद्धावान बनकर, समर्पित होकर, प्रेम पूर्वक ईश्वर का ध्यान, मेडिटेशन, पूजा पाठ करता है, उसको उतनी जल्दी सिद्धियों की प्राप्ति होती, लाभ देखा गया है, हर प्रकार का लाभ मिलता, ज्ञान मिलता, या जातक जो चाहता है वह मिलने लग जाता है। एग्जाम्पल आपके समाज में है, लोग बचपन से पूजा पाठ करते हुए बूढ़े हो जाते हैं, ज्ञान कुछ भी नहीं आता। कम उम्र का व्यक्ति, कम उम्र का जातक, हो सकता है वह उससे कम ध्यान, मेडिटेशन, पूजा पाठ करता होगा। बात करने से ही आपको पता चल जाएगा कि क्या अच्छा ज्ञान भगवान ने इसको दिया है, ईश्वर की कितनी कृपा इसके ऊपर बरस रही है। इसके पीछे उसका श्रद्धा, समर्पण, ईश्वर के प्रति विश्वास, कंप्लीट सरेंडर, ये निर्णायक होता है। तो आराम के कैटेगरी में ये सब आ जाता है। मानसिक आराम भी, शरीर को आपने बेड पे तो सुला दिया और मन में हलचल है, तो उस आराम का कोई ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा। ओकल्ट साइंस में आने के बाद, धर्म की शरण में आने के बाद यह सब आपको ज्ञान मिलता है। हर कार्य के लिए हम अपने आप को प्रभु को समर्पित कर देते तो कोई भी समस्या हमको ज़्यादा परेशान नहीं करती। हमने उनको अर्पित कर दिया, जाहे विधि राखो राम, ताहे विधि रही हो। सवेरे उठ के सिर्फ जो भगवान ने आज का समय दिया 24 आवर्स, ऑनेस्ट यूज करने का कमिटमेंट करिए। नो पास्ट नो फ्यूचर, हर प्रकार की चिंता से आप बचे रहेंगे और बहुत जल्दी सफलता की बहुत मंजिलों पे पहुंचेंगे, शिखर पे पहुंचेंगे। ब्रह्मचर्य है, कम से कम जब तक कोरोना का प्रकोप है इसका पालन करिए। एक पात्र है, एक डब्बा है, उसमें चाहे आप अमृत ही भरें और नीचे से अगर उसमें होल है, छेद है, टूटा हुआ है, तो सारा अमृत बह जाएगा, वह डब्बा खाली का खाली रहेगा। आप सभी जानते हैं इसका इम्पोर्टेंस। तो इन 4 का पालन करिए। और मैंने बताया कि देश काल पात्र हर पे अलग से लागू होता है। अब कोरोना का समय है तो कोरोना से रिलेटेड भी कुछ करिए। गर्मी के दिनों में एक्सीलेंट है नींबू का सेवन। नींबू का सेवन अगर आप गुनगुने जल में करना चाहते हैं तो जल माइनर वार्म होना चाहिए। अधिक गर्म करके अगर उसमें नींबू निचोड़ेंगे तो सारा विटामिन सी जल जाएगा। विटामिन सी गर्मी को बर्दाश्त नहीं करता है, तो गुनगुने जल में नींबू पानी का सेवन करना बहुत फ़ायदेमंद है। एक्स्ट्रा फैट को घटाएगा, कॉन्स्टिपेशन है उसको दूर करेगा, बहुत प्रकार की बीमारी में वो फ़ायदा करेगा, डायबिटीज़ वगैरह सब में फ़ायदा करता है। तो वार्म वाटर में भी ले सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल वाटर में भी ले सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। ये बहुत फ़ायदा करेगा। गर्मी के दिन में वो उसकी तासीर ठंडी होती है, पेट को ठंडा रखेगा, मन मस्तिष्क को ठंडा रखेगा। काढ़ा वगैरह जो है जिसमें सारे गर्म चीज़ मिलाकर बनाए जाते, तुलसी का पत्ता, अदरक या हल्दी जो भी है, दालचीनी, वो सब की तासीर गर्म होती है, तो उसको थोड़ा मिनिमाइज करिए। गर्मी का समय है, अगर आपने काढ़ा का सेवन किया है तो जितना बार आपने काढ़ा पिया, एक बार से ज़्यादा मत पीजिएगा। अगर बीमारी है तो जैसा डॉक्टर कहा है 2-3 बार आप पीजिए। उतना बार ठंडा चीज़ भी पीजिए, दही का लस्सी पी लीजिए, नींबू पी लीजिए, जिससे कि वो बैलेंस रहे। नहीं तो गर्मी बढ़ने के कारण लीवर, किडनी सब की समस्याएं बढ़ी है अभी कोरोना काल में, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। हल्दी पाउडर भी आपका गजब का इम्यूनिटी बढ़ाएगा। और एस्ट्रोलॉजी में हल्दी पाउडर का सेवन करने से जुपिटर तत्व मजबूत होते। दूध अगर पीते हैं तो उसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल के पीजिए। दूध का सेवन नहीं करते हैं तो वार्म वाटर के साथ आप जल में डालकर पी लीजिए, ठीक है। इन सभी का पालन करिए, भगवान ने चाहा तो कोरोना से बचे रहेंगे। और ईश्वर जिसको बचाएगा इस महामारी से, इस प्रकोप से, वही बच पाएगा। ईश्वर को समर्पित कर दीजिए। इन सभी उपायों से
90% एंड एबव बचाव आपका हो जाएगा। 10% ईश्वर के हाथ में है। लेकिन अगर 10% के कारण यानी पिछले प्रारब्ध के कारण कोरोना जैसा महामारी अटैक भी किया, एडमिट होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जल्दी आप ठीक हो जाएंगे। घर में ही आएगा जाएगा पता नहीं चलेगा। 1% स्थिति विषम भी हो सकती है, क्योंकि जन्मों जन्मों का कर्म बंधन यह शरीर आत्मा के साथ लेके घूमता है। वो बंधन न्यूट्रलाइज नहीं हुआ है, इसलिए इस आत्मा को शरीर मिला है, तो किसी न किसी रूप में वो घटित होकर अपना फल देकर न्यूट्रलाइज होता है। तो चिंता नहीं करना है, क्योंकि आपने अपने आप को प्रभु को समर्पित कर दिया है। ठीक है, इतना काफ़ी है आज के लिए। ये सब पे ज़्यादा समय लेने का अथॉरिटी प्रभु ने हमें नहीं दिया है। 5 मिनट से ज़्यादा कभी नहीं लूँगा। अब पढ़ाई यहीं समाप्त। और एक संदेश दोबारा, हमने आज फिर आपको खुला निमंत्रण भेज दिया इस क्लास को अटेंड करने का। 3-4 क्लास काफ़ी होता है इस विद्या को समझने के लिए, इस विद्या की उपयोगिता को समझने के लिए। इसकी उपयोगिता चाहे आपको धन कमाने में दिख रहा हो, मान सम्मान प्राप्ति में दिख रहा हो, अपना अपने परिवार का समाज का कल्याण करने में दिख रहा हो, यह विद्या बहुत उपयोगी है। इसकी महिमा शास्त्र बखान करते करते नहीं थकता, यह सत्य है। तो शास्त्र कहता है कि सीढ़ियों को देखते रहना पर्याप्त नहीं है, उस पर चढ़ना भी होता है, तभी आप मंजिल पे पहुंचेंगे। और हमेशा याद रखिए, अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती। यह सच्ची मानिए कि बहुत सस्ते रेट में मैं विद्यार्थी को एस्ट्रोलॉजी सिखाता हूं, या हमारे एकेडमी में जो भी सिखाए जाते हैं वह मिनिमम रेट पे सिखाए जाते हैं। विश्वास करिए, और पूरी ईमानदारी से सिखाने की कोशिश करते हैं। हमारे एकेडमी के द्वारा जो भी विद्याएं सिखाई जाती है, कहीं किसी प्रकार की कमी रहे ऐसा नहीं होता, और अच्छी विद्याएं सिखाई जाती है। इसको सीखिए। अगर फल दूसरा चाहिए तो बीज बदलना ही पड़ता है, यानी जैसी जीवन चल रही है, अगर उसमें बदलाव नहीं लाएंगे तो वैसे ही चलती रहेगी। अगर बबूल का पेड़ है, फल दूसरा चाहिए तो आपको बीज बदलना पड़ेगा। ये अपॉर्चुनिटी ईश्वर ने आपको दिया है बीज बदलने का। इस शास्त्र के माध्यम से उसको बदल डालिए, और जिस प्रकार का फल चाहिए वैसा पौधा लगा लीजिए, जीवन भर चखते रहिए। ठीक है, अब मैं आप सभी को अनम्यूट करता हूं। फीस वगैरह सब मैंने आपको बता दिया है। सर, हाँ बोलिए। ये अपने ग्रहों का जो वर्ण बताया, जो हाँ। राहु केतु का, वो मलेंद्र, वो समझ में नहीं आया कैसे लिखने का है वो। क्या नहीं आया एक समझ बार में? फिर से बताएंगे। राहु केतु का क्या नहीं आया समझ में? राहु केतु वर्ण जो है, क्या बोलते हैं उसको, मलेंद्र। शूद्र है, शूद्र मलेच्छ बोलते है ना। जैसे गाली भी बकते हैं तो मलेच्छ बोल देते हैं ना लोगों को। समाज में जो सबसे छोटे कार्य माने जाते हैं, जैसे कूड़ा उठाने के लिए लोग आते हैं आपके घर से, तो वे राहु केतु को प्रतिनिधित्व करते हैं। शूद्र में भी जो निकृष्टतम काम है राहु केतु के पास है। ठीक है, चलिए, और कुछ पूछना है किसी को? सर मनीष बोल रहा हूँ, मनीष शंकर। हाँ, एक चीज कह रहा था कि ये जो आपने आज बताया, मैंने काफी सारे पॉइंट्स पे नोट डाउन किए इसमें। एक चीज खाली जो मेरे दिमाग में आ रही थी कि ये केस स्टडी भी अगर हम साथ साथ 1-2 करते जाएं, मतलब प्रतिदिन सोमवार और मंगलवार के क्लासेस के दौरान अगर आप कोई डिस्क्रिप्टिव एक हाइपोथेटिकल केसेस कुछ अगर दे दें, जिसमें कि हम मतलब एक कुंडली का विवेचना किया जा सके, जिसके बारे में हम कुछ बात कर सकें, तो मुझे लगता है कि वो भी थोड़ा सा
प्रैक्टिकल और थोड़ा वर्धक हो जाएगा। सिर्फ प्रति क्लास में 5 से 10 मिनट का अगर मतलब एक केस स्टडी देके और हम सभी उसको अपने आंतरिक रूप से यहाँ पे एनालाइज करते रहे, तो ये एक सुझाव था मेरे। ठीक है, ठीक, बहुत अच्छा आपने सुझाव दिया। लेकिन इसके लिए पहले हर किसी के पास ग्रह का ज्ञान होना चाहिए, भाव का ज्ञान होना चाहिए, नक्षत्र का ज्ञान होना चाहिए, हर प्रकार के योग दुर्योग का ज्ञान होना चाहिए। नहीं तो कुंडली विश्लेषण अगर अभी हम बताएंगे तो यहाँ से वहाँ निकल जाएगा। शुरू का जो 16 क्लास है 32 में आपका 32 में, वह लगभग बेसिक है, और 16वें क्लास से वह प्रेडिक्शन का पार्ट आता है, तो उसमें हम शामिल कर लेंगे। आपको बीच बीच में भी अगर इस प्रकार का कोई योग पढ़ाएंगे तो हम कुंडली का एग्जाम्पल देके इसको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, जरूर शामिल करेंगे। वेलकम, आपका सजेशन वेलकम। बोल रही हूँ, मैं ये पूछ रही थी सर कि जैसे आपने बताया बुध अगर पापी ग्रह के साथ बैठता है तो वो पापी बन जाता है, तो जैसे मेरी अपनी पत्री में बुध के साथ 3 और प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, तो कुछ अच्छे भी होंगे कुछ गलत भी होंगे, तो फिर उसमें कैसे वो प्रभाव देगा? जितने प्रकार के प्रभाव एक ग्रह पे होता है वो सभी अपना प्रभाव देते। जैसे आपकी आमदनी 1 लाख रुपए है महीने का, और आप 3 जगह खर्चे करते, 30,000 कर देते, 35,000 कर देते, 25,000 कर देते, तो जितना निगेटिव इन्फ्लुएंस उसको आप एक्सपेंस मानिए, और जो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस उसको आप इनकमिंग मानिए, इनकम मानिए, और उसी के अनुसार फाइनल प्रेडिक्शन होता है। जो बचा दैट इज प्रेडिक्शन, यानी दोनों प्रभाव रहेंगे। ठीक है सर, जैसा आपने बोला कि किसी के लगन में गुरु होता है तो बहुत सारे दोष अपने आप खत्म हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पे उसके साथ अगर कोई और पापी ग्रह बैठ जाए, जैसे राहु बैठ गया, लगन में ही राहु बैठ गया और लगन में ही गुरु बैठ गया, तो फिर क्या होगा सर? उसकी ताकत को कम कर देगा। जैसे एक सज्जन व्यक्ति है और उसके साथ कोई दुर्जन व्यक्ति चल रहा है, तो उस सज्जन व्यक्ति की जो सज्जनता है वह प्रभावित होगी। ठीक है ना। तो अगर शुभ ग्रह के साथ कोई पापी प्लैनेट बैठ जाता है तो उसकी शुभता में वह कमी कर देता है, लेकिन जो पापी प्लैनेट है उसके पापत्व में कमी आ जाती है। जितना पापत्व उसमें पहले था, जुपिटर के साथ होने के कारण उसमें पापत्व का परसेंटेज, इंटेंसिटी मिनिमाइज हो जाएगी, कम हो जाएगी। दोनों एक दूसरे को प्रभावित करेंगे। मतलब उसकी वजह से वो अच्छा ग्रह उसके अंदर अच्छाई नहीं आएगा, बुरा ग्रह अपनी थोड़ी बुराई है। बिल्कुल बिल्कुल। जुपिटर 100% बेनिफिक नहीं रहेगा पापी के साथ होने के कारण, उसमें कमजोरी आ जाएगी, वह कमजोर हो जाएगा। थोड़ा जुपिटर का रेमेडी करके उसको मजबूत कर दीजिए। इतना सारा उपाय मैंने आपको बताया है हर ग्रह का, अभी तक तो 10 उपाय मैंने बता दिया। और डिग्रियों का फर्क होगा तो वैसे भी कमी आएगा प्रभाव, अगर डिग्री होगा जी, अगर डिग्री होगा जैसे आपने बताया था कि अंतर होगा तो बिल्कुल बिल्कुल। वो षटबल में हम पढ़ाएंगे आपको, ग्रहों का बल कैसे देखते हैं, कौन सा ग्रह कितना बलवान है, कितना फल दे सकता है, कितना परसेंटेज फल देने के लिए है, तो उस षटबल से पता चल जाएगा। वो आगे पढ़ाएंगे, आपको पढ़ना है। ठीक है, और पूछिए सर। सर कोर्स के बाद इसका सर्टिफिकेट मिलेगा ना? बिल्कुल मिलेगा, सर्टिफिकेट आपको देंगे सर। हर क्लास का रिकॉर्डिंग देंगे आपको, मटेरियल के रूप में एक किताब आजकल में हम सजेस्ट करके आपको दे देंगे। 250 सर इसके बाद भी कुछ एडवांस भी है क्या? हाँ बिल्कुल 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 है, लेकिन नहीं करना चाहे तो कोई ज़रूरी नहीं है। खूब बढ़िया से ध्यान से पढ़िए, 3 महीना अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे। अच्छा सर, इसमें वो नहीं हो रहा के बारे में नहीं है क्या? नहीं, सिलेबस मैंने आपको पोस्ट कर दिया है। आप एस्ट्रोलॉजर हैं, मुझे मालूम है, आपके बात से मुझे पता चल रहा है। सिलेबस देखिए, ठीक है। ओम गुरुजी। हाँ बोलिए सर। गुरुजी, आपके जैसा पीएचडी करना हो तो क्या करना होगा? हाँ, पहले आप एस्ट्रोलॉजी सीखिए, पीजी तक जाइए, यानी कम से कम 5 साल आपको अध्ययन करना पड़ेगा। लास्ट पड़ाव पीएचडी होता है। दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ है, वहाँ एडमिशन ले लीजिए। इसके ब्रांच भी हर जगह हैं, यूनिवर्सिटी हर जगह खुला हुआ है ना। पहले आपको पीजी करना पड़ेगा वहाँ से,
मिनिमम 5 साल पढ़ना पड़ेगा उस एकेडमी में, उसके बाद कर पाएंगे। बहुत आगे की चीज़ है, ठीक है। अभी बेसिक पढ़िए, बहुत आगे का क्वेश्चन नहीं करिए, क्योंकि नए बहुत सारे विद्यार्थी हैं तो माने मैसेज अच्छा नहीं जाता है। और कुछ पूछना है? जो इनरोल्ड नहीं हुए हैं वे फटाफट अपने आप को इनरोल करें, ठीक है। बहुत कम फीस हमने रखा है, 24 क्लास का 32 क्लासेस का सिर्फ 5100 रुपीज़ है। आज आपके लिए एक ऑफ़र और बढ़ा देता हूं मैं, जो पीछे पे कर चुके हैं उनके लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा। अभी तक फुल पेमेंट करने वालों के लिए एक कुंडली फ्री दिखाने का ऑफ़र था, इसके साथ साथ एक ऑफ़र और आज बढ़ा देता हूं, कल तक के लिए एप्लीकेबल है। क्योंकि लगभग कल 3 बजे मैं जो पेड ग्रुप बने हुए हैं उसमें लिंक फॉरवर्ड कर दूंगा। कल 3 बजे तक जो भी स्टूडेंट फुल पेमेंट कर देते हैं उनके लिए एक कुंडली फ्री के साथ साथ रेकी लेवल 1 फ्री है। रेकी लेवल 1 मार्केट में जनरली एवरेज लोग 2000 से 2500 के बीच में सिखाते हैं, कोई कम भी लेता है, कोई ज़्यादा भी लेता है। तो समझिए कि यह 2000 का एक और ऑफ़र आपके लिए है। और जिन्होंने पहले फुल पेमेंट कर दिया है उनको भी हम ये ऑफ़र दे रहे हैं, वे भी सीखेंगे। उनको कोई पेमेंट नहीं करना है रेकी लेवल फर्स्ट का। जब रेकी लेवल का फर्स्ट का जब भी बैच शुरू होगा, मई में ही होगा, महीने में 2-4 तो होता ही रहता है हमारे यहाँ, एक दिन का होता है 3-4 घंटे का। आप में बहुत सारे मित्र हमारे सीखे हुए भी हैं, तो उनके लिए उनको भी ये ऑफ़र मिलेगा। तो अगर आप फुल पेमेंट करते हैं तो एक कुंडली फ्री और रेकी लेवल 1 फ्री। आप में से कोई सीखना चाहते और पार्ट पेमेंट किया है आपने 2000 रुपये, तो बैलेंस अमाउंट पे करके ये दोनों ऑफ़र आप अवेल कर सकते हैं। ये कल 3 बजे तक रहेगा ऑफ़र, चूँकि 3 बजे लगभग हम 3 बजे लिंक भेजे देंगे, क्योंकि थोड़ा समय पहले भेजना होता है। बैंक आवर भी 3 बजे तक ही है, तो 3 बजे तक आप पे कर दीजिए, ऑफ़र अवेल करिए। सीखने का मौका मिला है, सीखिए, अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनिए, ज्ञानी बनिए, है ना। एक सीढ़ी पर चढ़िए, मंजिल अपने आप मिल जाएगी। और जो 1 टाइम नहीं कर सकते कोई बात नहीं, 2000 रुपये दे के अपने आप को इनरोल करिए और कल से रेगुलर क्लास करिए, ठीक है। ये आपका लगभग चौथा क्लास था, एक वेबिनार और रेगुलर क्लास का ये तीसरा दिन है। 4 क्लास काफ़ी होता है समझने के लिए, ठीक है। और कुछ पूछना है तो पूछिए, नहीं तो हम बात समाप्त करते हैं। हम होरा वगैरह सब पढ़ा देंगे, है ना। जिन साथी ने होरा की चर्चा की, ये पंचांग में आता है, तो पंचांग का अध्ययन हमारे यहाँ एडिशनल होता है। हम अलग से क्लास लेकर पंचांग सिखा देते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि पंचांग का अध्ययन करना, होरा मुहूर्त का ज्ञान होना, है ना, बहुत ज़रूरी है। तिथि वार नक्षत्र योग करण बहुत ज़रूरी है। सिर्फ इन 5 चीज़ को जान लेने के बाद भी किसी के विषय में बहुत सारा चीज़ प्रिडिक्ट किया जा सकता है। जैसे अच्छे मुहूर्त में जातक जन्म लेता तो IAS IPS बनता, बड़े प्रशासनिक पदाधिकारी या बिजनेसमैन बनता। तो ये मुहूर्त का इम्पोर्टेंस होता है। कोई भी कार्य उस कार्य के अनुकूल मुहूर्त में करते हैं तो उस कार्य में सफलता मिलने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है। तो ज्ञान देंगे, हम मुहूर्त का ज्ञान देंगे, होरा का ज्ञान देंगे, तिथिवार नक्षत्र योगकरण का ज्ञान देंगे, सब चीज़ देखना सिखाएंगे। शादी किस तिथि में करना चाहिए, गृह प्रवेश कब करना चाहिए, सारा सब मुहूर्त दिखाएंगे, सिखाएंगे, ठीक है। चिंता मत करिए। जिन्होंने होरा के विषय में पूछा था, सिर्फ होरा ही नहीं, होरा तो आधे घंटे का टॉपिक है। इसके साथ साथ पूरा पंचांग अध्ययन करना हम सिखा देंगे आपको। तो आप पंचांग परचेज कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये पंचांग है, हम ग्रुप में डाल देंगे। सभी के पास यही पंचांग हो तो अच्छा रहेगा। पंचांग दिवाकर परचेज कर लीजिए, ये पंचांग दिवाकर है, मैं डाल दूंगा ग्रुप में, इसको परचेज कर लीजिए। तो ये पंचांग भी मैं पढ़ा दूंगा। आपकी इच्छा होगी बीच में पढ़ने की तो बीच में पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सब पढ़ा देंगे आपको।
होरा के ज्ञान के बगैर, मुहूर्त के ज्ञान के बगैर एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान अधूरा होता है, तो पढ़ाई नहीं पढ़ाएंगे। और पूछिए सर, कुछ पूछना है तो। ठीक है, एडमिशन ओपन है, पहले भी ओपन था, खटाखट आप ट्रांसफर करिए। ठीक है, पेटीएम के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, बैंक अकाउंट में भी जमा कर सकते हैं। आप सभी के पास मेरा सारा मोड है, मैंने हर ग्रुप में भेज रखा है। जिनके पास नहीं है मुझे बता दीजिएगा, मैं उनको अलग से भेज दूंगा, या कोई अलग से क्यूरीज है मुझे व्हाट्सअप करिएगा, मैं जवाब दे दूंगा। ठीक है, चलिए, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, शुभ रात्रि। थैंक यू सर। वेलकम।